प्री देख रहे हैं तो उसके हिसाब से भी कुछ बात करते हैं। जनरल आपने MPPSC का सीरीज़ देखा होगा, पूरा 15 क्लासेस हैं 2019 की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो अभी की जा सकती है। पिछले क्लासेस में भी हमने MPPSC के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, वैसे हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम UPSC MPPSC दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और दोनों एग्ज़ाम सिविल सेवा परीक्षा ही है, सिलेबस दोनों का एक है। पूछने का तरीका थोड़ा सा, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है वो आपको 5 क्वेश्चन ऐसा UPSC के प्री में भी मिल जाएंगे जो आपको MPPSC में मिलते हैं। 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, बहुत सिंपल उतने। वो इसका जो हाईएस्ट होता है टफ, MPPSC में जो हाईएस्ट टफ है वो वहाँ सबसे सिंपल है, वहाँ सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो। यहाँ UPSC में सबसे टफ क्वेश्चन है, MPPSC में सबसे टफ है, UPSC में सबसे सिंपल है। तो ये रेंज है। तो 5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो दोनों में बैलेंस क्या बनाए? दोनों में बैलेंस ये है कि थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ रूफ टॉप सोलर की बात आती है तो रूफ टॉप सोलर में कौन सी योजना है, क्या है, सरकार की कौन सी योजना है, उसका नाम पूछ लिया है, ये पूछ लिया है। जबकि रूफ टॉप सोलर में जो फिर पूरा जो उसका जो लगाया जाता है उसका मैकेनिज़्म क्या है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या मैकेनिज़्म है और वो काम कैसे करता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है आपको UPSC में मिल सकते हैं। थोड़ा सा मैकेनिज़्म के लेवल पे चला जाता है। यहाँ जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का नाम और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो MPPSC में पूछ लेते हैं, और होल रिएक्शन कि प्रोडक्ट क्या था, यानी कि कंटेंट क्या था, कैटेलाइज़र कौन है, कैटलिस्ट कौन है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये UPSC का क्वेश्चन है। थोड़ा सा वो डीप में चला जाता है, मैकेनिज़्म में चला जाता है। जैसे हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है, ब्लड के बारे में है, थोड़ा सा डीप हो जाता है क्वेश्चन उसका। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको डीप में तैयारी करने का क्या फ़ायदा है? डीप में तैयारी करने का ये फ़ायदा है कि MPPSC का जब आप मेंस देंगे तो वहाँ डीप और शैलो तैयारी नहीं होती, वहाँ तो आपका क्वालिटी क्वेश्चन जिसका होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटी आंसर होगा आपका तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो अगर प्रीलिम्स में आपने बहुत डीप में पढ़ के UPSC के लेवल पे पढ़ के और फिर अगर MPPSC का प्री निकाला है तो आपके लिए मेंस निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मेंस में आप आंसर डीप में लिख पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये बहुत आसान है दोनों चीज़ें। तो बैलेंस ये करिए। तो इसलिए हम यहाँ जब ज़्यादातर बच्चों को देखते हैं कि जो MPPSC निकाल करके डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, अब वो क्या होता है कि डिप्टी कलेक्टर पोस्ट ज्वाइन कर लेता है, छोड़ता तो है नहीं, एक्सटेंशन भी नहीं लेता, वो डरता है। अच्छा, पहली बार नौकरी लगती है तो आदमी को ट्रेनिंग करने की भी इच्छा होती है, और जब वो फील्ड में लगता है तो उसको लगता है कि कलेक्टर साहब ने मुझे ये काम बताया है, मेरे बॉस हैं और मैं SDM हूँ यहाँ का, तो वो दौड़ दौड़ के काम करता है, रात दिन एक कर लेता है, थक जाता है, UPSC की तैयारी नहीं कर पाता, तो वो UPSC कभी नहीं निकाल पाता। अदरवाइज़ वो UPSC का ही मटेरियल था। वो 1 साल और अगर पेशेंस रख लेता, यहाँ डिप्टी कलेक्टर बना है, 1 साल पेशेंस रख लेता तो वो UPSC निकालता और IAS बनता और बॉस की जगह वो बैठा रहता। लेकिन उससे गलती ये हो जाती है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो उस चक्कर में आ जाता है, ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितने बच्चे यहाँ MPPSC में डिप्टी कलेक्टर निकालते हैं वो सब IAS निकाल सकते हैं। ये यूँ समझ लो, उल्टा बोल दूँ मैं, कि वो सब IAS निकालने लायक थे इसलिए वो वहाँ डिप्टी कलेक्टर बने। ठीक है, जितने बच्चे DSP निकाला वो सब IPS बनने लायक थे, वहाँ IPS बनते हो। 1 साल और मेहनत कर लेते, अच्छे से UPSC की तैयारी करते, 1 साल वो बन जाता। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों की तैयारी एक ही है। अगर आपको टॉप, फिर क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर MPPSC को स्पेशल फोकस करे, केवल MPPSC को फोकस करे और खूब अच्छे से ही MPPSC को, UPSC को टच ही ना करे, तो मुझे लगता है वो नायब तहसीलदार से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो नायब तहसीलदार बनेगा। तो जितने लोग ऊपर DSP बने हैं, जितने लोग ऊपर डिप्टी कलेक्टर बने हैं, वो कौन लोग हैं? जिन्होंने UPSC की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से डीप में उसी स्टाइल में कर रखा है। इसलिए मैं ये बार बार बोलता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ये बोलते हैं कि MPPSC
कि तैयारी तो बहुत लाइट होती है, सर तो बहुत टफ पढ़ाते हैं। तो भाई हम डिप्टी कलेक्टर के लिए पढ़ा रहे हैं ना आपको, हम डीएसपी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर के लिए हम नायब तहसीलदार के लिए क्यों टारगेट करेंगे? हाँ, वो तो 100 लोग बनते हैं, कई बार 100 पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की, और बहुत फिसड्डी पोस्ट होती है। अभी तो कम है, लेकिन कई बार 300 रैंक के आसपास नायब तहसीलदार शुरू होता है, ठीक है, 200 रैंक पर नायब तहसीलदार शुरू होता है। तो हम तो टॉप 20 रैंक या टॉप 50 रैंक के हिसाब से पढ़ाई कराएंगे तो हम वही पढ़ाई करा रहे हैं। तो फिर क्या यूपीएससी वाला बहुत टफ हो जाता है? नहीं, कल मेरा एक लेक्चर था हमारे पेड क्लास में, मैं उसको डालूंगा भी, सही कल डालूंगा मैं उसको। कल थोड़ा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए, फिर आप लोग देखना उस लेक्चर को। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बायोम को भी लिया है, उसमें मैंने कोपेन का क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है उसको बहुत अच्छे से लिया है, और इसके अलावा ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, अलग से जो क्लाइमेट होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, या जो भी हम लोग मेडिटेरेनियन और वो जो हॉट डेजर्ट और इक्वेटोरियल वाले जो हम जलवायु की बात करते हैं, तो क्लाइमेटिक रीजन्स, तो वो क्लाइमेटिक रीजन्स 3 तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, और तीनों तरीकों को एक साथ चलाया है। तीनों तरीकों को एक साथ, नया एक्सपेरिमेंट है, जनरली बहुत कम लोग करते हैं, मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया। उसमें फ्लोरा भी लिया है, फोना भी लिया है, समथिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाई है एक ही लेक्चर में। हालांकि वो लेक्चर हाफ है, हाफ नहीं है बल्कि 1/3 है। उसके बाद 2 लेक्चर और उसी लेवल के होंगे, तब जा करके वो पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन एक सैंपल है, आप उसमें देखना कल वाले में। ये स्टाइल यदि आप रखेंगे तो एमपीपीएससी क्या और यूपीएससी क्या दोनों निकल जाएगा, और अतिरिक्त मेहनत भी नहीं है। तो थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी कब बोलते हैं हम लोग? इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी हम तब बोलते हैं जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन हम इंट्राडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, एक ही डिसिप्लिन के अंदर, यानी ज्योग्राफी के ही अंदर हम एक चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, 4 चैप्टर को जोड़ के पढ़ें। जैसे कि आप पॉलिटी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा यूपीएससी स्टाइल हो जाता है। जैसे लोकसभा, तो लोकसभा से हम सांसद को अलग क्यों करें? लोकसभा से हम पार्लियामेंट्री कमेटीज को अलग क्यों करें? संसदीय समितियां जो होती है, तो हम जब पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं, तो हम पार्लियामेंट्री कमेटीज को भी पढ़ें, तब हम विधेयक बनने की प्रक्रिया को भी पढ़ें, तब हम सांसद की भी पढ़ें, और साथ साथ हम ये भी पढ़ें कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। फिर हम लोकसभा अध्यक्ष को भी पढ़ें, ठीक है। तो एक चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे को उस समय में अलग करके नहीं पढ़ना, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन सी समितियों का अध्यक्ष होता है, पदेन, वो हम उसी समय बता दें उसको, ठीक है। और जब कोई विधेयक बन रहा है तब लोकसभा अध्यक्ष का क्या रोल है, जब चर्चा हो रही है तब लोकसभा अध्यक्ष का क्या रोल है, संसद को जब पढ़ा रहे हैं तब लोकसभा अध्यक्ष का क्या रोल है, ठीक उसी समय में सांसद का। तो कैसा हो जाएगा? तैयारी डिफरेंट हो जाएगी। अभी हम उसको अलग अलग सेगमेंट में पढ़ते हैं। ये जो तरीका है, ये थोड़ा सा यूपीएससी में बहुत काम आता है। उसमें आप मिक्स कर देते हैं सबको, और खास करके मिक्स करना होता है, और जो नहीं करते उनको देर लगती है सिलेक्शन होने में, वो तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मिक्स कर पाते हैं, फिर सिलेक्ट होते हैं, इसलिए वो कई सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं। लेकिन करना आपको वही होगा, और यही अप्रोच यदि आप यहाँ ले आए, थोड़ा सा यहाँ पर पेपर कई बार ऐसा आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ बताई है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करना होता। लेकिन यदि डायनेमिक हैं आप, तो फिर आप निकाल लेंगे। तरीका तो वही आएगा, लोकसभा की शक्तियाँ संसदीय समितियों के संदर्भ में, विधेयक बनाने के संबंध में, सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में, विधेयक में चर्चा हो रही या स्थगन आ रहा है या प्रस्ताव जो मोशंस आते हैं उनके बारे में डिसीजन लेने के संबंध में, फिर जो सांसदों के जो विशेषाधिकार होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, है ना, उनके बारे में, फिर उसकी एज ए जुडिशरी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर एज ए जुडिशरी, ठीक है। तो ऐसे आपको डाइवर्स तो करना ही पड़ता है। तो फिर जब करना ही पड़ता तो उसी समय में सांसदों का क्यों नहीं कर देते, उसी समय लोकसभा उपाध्यक्ष भी क्यों नहीं कर देते? हम डरते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से हम लोग डरते हैं। हमको जो सेगमेंट में जैसे एक थाली होती है जिसमें अलग अलग खाने होते हैं और उसमें अलग अलग चीज मिक्स होती है,
अलग अलग चीज़ डालने की जगह होती है, ठीक है। और हमारे दिमाग में भी वैसे सेगमेंट्स हैं कि हम जो है दाल वाले खाने में दाल होनी चाहिए, वो अगर इधर आ गई तो फिर वो डिस्टर्ब हो। एक थाली होती है वो वाली जिसमें सब मिक्स हो सकता है, फैल जाता है इधर उधर, कई बार उसमें भी फैल जाता है जब ओवरफ्लो होता है तो होता है ना, फैलता है। तो लेकिन वो जो सेगमेंट बना के पढ़ने की जो आदत है वो फिर आपको दिक्कत पैदा करती है, खास करके आंसर की क्वालिटी खराब करती है। हाँ, उसी सेगमेंट का अगर क्वेश्चन आ गया दाल की विशेषताएं बताओ तब तो ठीक है, लेकिन भोजन की विशेषताएं बताओ तब दिक्कत हो जाएगी, तब आप नहीं बता पाएंगे। तो मैंने जो उदाहरण दिया उससे आप समझने की कोशिश करिए और एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी को इस तरह से न लेकर के एक साथ करने की कोशिश करिए, ज़्यादा फायदा आपको एमपीपीएससी में मिलेगा। सोचने का तरीका मजबूत होगा। तो फिर भी हम जो उसमें आप जब हमारा कल का लेक्चर जब आप देखोगे, कल ये जो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, उसके बाद उस लेक्चर को डालेंगे दिन में कभी, तो शाम को आप देखिएगा कल उस लेक्चर को, तो उसमें आपको मिलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और प्रीलिम्स का घेराव भी कैसे होता है। तो मैं आज उसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है, वो तो कल डालेंगे हम लेक्चर। तो आज क्या मसाला मिल सकता है? तो आज ये हो सकता है कि आप करंट अफेयर्स को देख करके जाएं, सभी चीज़ों का करंट अफेयर्स देख के जाएं, नेशनल लेवल का भी, इंटरनेशनल लेवल का भी और मध्य प्रदेश लेवल का भी। 3 लेवल आपको पकड़ने हैं, मध्य प्रदेश लेवल का, इंडिया लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का। इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आपको खास करके वो वाला पकड़ना है जिससे भारत का कोई न कोई रिलेशन है, घटना चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हो, लेकिन भारत के ऊपर क्या, अभी जैसे ट्रंप जो है वो एंटी टैरिफ वाला वो वाला जो लेके आ रहे हैं, है ना, तो पहले भी लेके आए थे, वो भारत विरोधी था कानून, और इतने सारे अगर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ अगर इतनी सारी लग जाएंगी तो फिर क्या होगा, हमारा यहाँ से जो सामान जाएगा वो महंगा हो जाएगा, या कई सारे सामान तो जा ही नहीं पाएंगे बिकने के लिए, बल्कि उनकी सामग्री हमारे यहाँ बहुत आसानी से बिक पाएगी। तो ये तो भारत के व्यापार के विरोध में है, और मोदी वहाँ जब बैठे हुए हैं तो उन्हीं के सामने जो है वो ये वाली घोषणा कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। अभी हम यही लेके बैठे हैं कि ट्रंप खड़ा है और मोदी कुर्सी पे बैठा है और ट्रंप खड़ा हुआ है, तो देखो भारतीय प्रधानमंत्री की झांकी। ऐसे तो बनिया भी आपको अपनी कुर्सी पे बिठा देगा, लेकिन आपका ब्याज तो लगा देगा ना, ब्याज लगा देगा, सौदा बहुत महंगा दे देगा। बनिया कितना स्वागत करता, अरे अरे आइए आइए आप बैठिए, दुकान वाले को देखो आपके लिए चाय मंगवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्वागत करता है, लेकिन ब्याज कितना खतरनाक लगाता है, मुनाफा कितना खतरनाक वसूल करता है। तो ट्रंप एक बनिया है, वो चीज़ सबके समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि ये वाला फोटो हम दिखा दें तो हमारी झांकी हो गई, झांकी नहीं हो गई, उसने अंदर से खोखला कर दिया। उसने जो कानून लागू किया उसको देखिए ना आप, कानून क्या लागू कर रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? पहले तो विकिपीडिया पे जाके वो कानून खोल के देखो कि वो है क्या, केवल ऐसे सोशल मीडिया पे सुनने से थोड़ी होता। तो ऐसी जो चीज़ें जिसका अंतर्राष्ट्रीय घटना है लेकिन भारत पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। G20 की समिट हुई थी हमारे यहाँ, हमने उसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया, इंटरनेशनल इवेंट था, इंटरनेशनल खबर थी, लेकिन भारत का करंट अफेयर्स बना था। कौन से मंडपम में हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न लेकिन भारत के। अब आप कहेंगे कि नहीं हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा वो, क्योंकि 10,000 घटनाएं हुई होंगी छोटी मोटी, तो हम क्या क्या तैयार कर लेंगे। हाँ, लेकिन 10,000 में से 100 घटनाएं ऐसी हुई होगी जिनका भारत से सीधा संबंध है, तो हम उन 100 घटनाओं का करंट अफेयर्स तैयार करें, ठीक है। एक तो ये कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था कि साउथ अमेरिका के किसी एक देश में तूफान आया था कीचड़ वाला और उसमें इतने लोग मर गए, और वो बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिसका भारत से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लेता है। एमपीपीएससी में ऐसी चीज़ें कम देखने को मिली है जो जिसका भारत से संबंध नहीं है और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ पूछी है, लेकिन अगर पूछता है तो थोड़ा अंदाजा आपको लगाना होगा। दूसरा, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स। नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स थोड़ा सा सेक्युलर टाइप का चुनना आप लोग, पार्टी पॉलिटिक्स वाले करंट अफेयर्स नहीं करने हमको, धर्म वाले भी नहीं करने, ठीक है। हमको कौन से वाले? सेक्युलर टाइप के, जैसे कि पर्यावरण के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है
करंट अफेयर्स के आते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। दिल्ली एनसीआर की हवा को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि आखिर ऐसा क्या था जो दिल्ली एनसीआर में हमको परेशान करता है। दिसंबर के महीने में हवा बहुत ख़राब हो जाती है, सीवियर कंडीशन। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से रूल दिए थे जिसके आधार पे चलना था, ठीक है। एक दूसरी चीज़, ITCZ का और जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, व्हाट आर रोल्स ऑफ ITCZ एंड ICTZ और जेट स्ट्रीम्स इन Delhi NCR Delhi NCR climatic conditions in winter season, तो ये जो होता है विंटर में एकदम से दिल्ली एनसीआर में जो है ये हो जाता है, तो क्या हो सकता है। तो जेट स्ट्रीम्स मदद करती हैं। ऊपर जो पोल्यूटेंट्स हैं दिल्ली एनसीआर के, सामान्य दिनों में ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंचाने में दिक्कत नहीं आती, पोल्यूटेंट ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन उस समय में जेट स्ट्रीम्स और नॉर्थ इंडिया में जो दबाव बनता है और जो प्रेशर का खेल होता है, जो टेम्परेचर की वजह से, खास करके इन सब की वजह से, तो एक तो ठंडक भी बहुत बढ़ जाती है और दूसरे पोल्यूटेंट अटक जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते, उनको पैसेज नहीं मिलता। तो वो पोल्यूटेंट जब नीचे रह जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है। वो सारे के सारे हमको सांस की बीमारी सिगरेट पीने के बराबर, यानी आपने सैकड़ों सिगरेट पी लियो, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। और ऐसे में फिर हम बच्चों का स्कूल बंद करते हैं। पराली तो गर्मी के दिनों में, अभी गेहूं की कटाई होगी तो अभी भी पराली जलाएंगे। पराली 2 बार जलाते हैं, चावल की कटाई होगी तब भी पराली की बात आती है, पराली 2 बार आती है। लेकिन जो गर्मी के दिनों में जो पराली वाली बात है वो उतना नुकसान पैदा नहीं करती, क्योंकि उस समय में जेट स्ट्रीम्स, ITCZ और ऊपर जो एक कटोरा जैसा बन जाता है, दिल्ली के ऊपर एक कटोरा नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, खास करके इस तरह की चीज़ हो जाती है टेम्परेचर और उन सब की वजह से, जेट स्ट्रीम्स की वजह से, जिसकी वजह से वो पोल्यूटेंट। तो आपको इस स्टडी को कहीं न कहीं पढ़ना है। तो फिर स्टबल बर्निंग और यानी जिसको हम पराली जलाना कहते हैं, ये सब मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे हैं लेकिन ये बहुत छोटे हैं। दरअसल वो जो मुद्दा है, फिर पोल्यूटेंट नहीं होंगे तो जो कटोरा है उसके पार चलो नहीं भी जा रहे हैं तो पोल्यूटेंट है नहीं, तो फिर समस्या भी नहीं है। तो इसलिए पोल्यूटेंट्स तो समस्या है, पोल्यूटेंट्स तो हमारे द्वारा एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन के द्वारा ही निकाले जा रहे हैं, तो वो पैदा तो समस्या वही कर रहे हैं। लेकिन आम दिनों में क्या होता है, केवल विंटर में क्यों प्रॉब्लम होती है, तो ये इस लेवल पे समझना है। अभी हम लोग पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचते हैं कि हरियाणा सरकार ने ये कर दिया है, पंजाब सरकार पराली बंद नहीं करा पा रही, केजरीवाल ये कर रहा था, बीजेपी ने ये कर दिया। ये जो है ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स वाली नहीं। आपका करंट अफेयर्स जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। जो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप ऐसी चीज़ें नेशनल लेवल की पकड़िए। फिर जो बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं सारी देश भर की, तो अब आपके पास, मैं इस लैंग्वेज में बात क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले भी इसी लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन उस समय में ChatGPT नहीं था। मैं पिछले 30 साल से इसी स्टाइल से पढ़ाता हूँ और अब ये स्टाइल बहुत काम का है। ये स्टाइल अब जाके बहुत काम का है, अब जाके एकदम ही फ्रुक्टिफाई कर सकेगा, एकदम काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि अब मैं जिस लैंग्वेज को बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज ChatGPT में क्वेश्चन टाइप करने की लैंग्वेज है। आप जाकर के क्वेश्चन इस टाइप से टाइप कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। पहले क्या था, पहले मैं ऐसा बोलता था लेकिन आपको कलेक्ट करना पड़ता था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब आपकी मेहनत बहुत कम है, आपको केवल ChatGPT का फ्री वाला वर्जन भी, पेड ले लेंगे तो बहुत अच्छा, 1200 कुछ का खर्चा है महीने का। और अगर आप पेड नहीं भी ले रहे हैं तब भी आप, वो डीप सीक वाला तो और ज़्यादा दे रहा है, बस वही थोड़ा वेट करा रहा है, परेशान कर रहा है वो कनेक्टिविटी, लेकिन बाकी वो और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दे रहा है, उससे 4 गुना दे रहा है। डीप सीक वाले ने क्या किया है कि जितनी भी LLM स्टाइल थी, जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे, जितने भी, उन सारे मॉडल्स को उसने कॉपी कर दिया है।
तो वो चैट जीपीटी का बाप हो गया है। उसने क्या किया है कि, और 2 साल में ही हो गया है, सिर्फ 2 साल में, जबकि किसी कोई 7 साल से काम कर रहा था, कोई 8 साल से कर रहा था, कोई 5 साल से कर रहा था एआई के ऊपर। और उन कंपनियों ने अपने यहाँ तो यानी उसने क्या किया कि दुनिया के जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, और चैट जीपीटी से लेकर के दूसरे जितने भी एआई कंपनी के जो टूल्स हैं, उन सब ने जो आंसर्स दिए, उन सारे आंसर्स को और उन सारे क्वेश्चंस को उसने अपने सिस्टम में ले लिया। अब 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाखों के करोड़ों की संख्या में आंसर पड़े हुए हैं, डिटेल आंसर है, और उन सब ने बड़ी मेहनत से अपना एआई बना करके, और बहुत इवोल्यूशन हुआ उनका, उन्होंने बनाया, उधर किसी दूसरे ने बनाया, फिर तीसरे ने बनाया। एक ही मुद्दा का ले लें, जैसे मान लीजिए यही कि दुनिया भर में इनकम टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के इनकम टैक्स बताइए दुनिया के, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। 4 प्लेटफॉर्म पे पूछा गया, कम से कम 50,000 लोगों ने पूछा दुनिया में पिछले 3 सालों में, 4 सालों में। अब डीप सीक क्या कर रहा है कि उन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी आंसर्स थे, उन सबको अपने सिस्टम में फिट कर दिया उसने। अब उससे आप पूछो तो 99% एक्यूरेसी आ गई, और उसका आंसर सबसे बेस्ट है। कुछ बात समझ में आई क्या किया उसने? तो अब जो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अगर डीप सीक से जाके पूछेंगे, फ्री है वो तो, उसका पेड तो अभी उस तरह से वो कर ही नहीं रहा प्रचार, लेकिन वो तो फ्री है। अब रात को 2 बजे करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ रात है तो दूसरी जगह दिन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियंस के हिसाब से बात करें, यहाँ के लोकल के हिसाब से, तो रात में आप करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आंसर देगा। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसको आप वहाँ से निकाल लीजिए। और हमारी पुरानी क्लासेस अब सब काम की हो गई, क्योंकि उनमें सिर्फ गाइडेंस दिया गया है, उसमें टोटल हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइडिया तो उसमें से ऐसे ही दे रहे हैं जैसे डीप सीक मौजूद है और चैट जीपीटी मौजूद है। मैं पढ़ा तो वैसे ही रहा हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक ऐसे ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें भी। उसमें मैं आपको कह रहा हूँ ये कर लीजिए घर जा करके, पर वो मैं आपको पूरे सप्ताह का होमवर्क दे रहा था, ये 7 मिनट का होमवर्क है आपके लिए। जो पहले पूरे सप्ताह के लिए जो दिया जाता था, एक एक क्लास अब आप 7 मिनट में निपटा सकते हैं। मेरी क्लास सुनिए, पूरी क्लास का सार निकालिए, उसमें जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को करिए, कहाँ जा करके, डीप सीक में और चैट जीपीटी में। 7 मिनट में हो जाएगा आपका काम, और 7 मिनट में वो मसाला आपके पास हो जाएगा जिसको तैयार करने में 7 दिन लगते थे, तो अब 7 दिन आप उसको रटने में लगाओ, तो आपका तो क्वालिटी बढ़ गई। पहले 7 दिन तैयार करने में लगता था, रटेंगे कब? अगले साल। तो इसलिए 2-2, 3-3 साल का प्रोग्राम था, अब तो आप 1 साल में आईएएस बन सकते हो। अब मैं कह सकता हूँ किसी को भी, कोई मेरे पास बच्चा आए और कहे सर कितने साल में आईएएस बन सकते हैं, तो पहले मेरा जवाब होता था 6 महीने से 6 साल तक। कोई भी कितना भी समय लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ 1 साल से 2 साल तक मैं बन सकते हूँ। कोई भी आदमी 1 साल में आईएएस हो सकता है, 2 साल में तो हो ही जाना चाहिए उसको, क्योंकि अब उसका श्रम जो है बहुत कम रह गया, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है उसको। अब गधा हमाली हो गई है नोट्स बनाना, डोर मेहनत है, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? चैट जीपीटी। कई लोग बोल रहे हैं इसकी एक्यूरेसी नहीं, इसमें गलत आ रहा है। अरे गलत आ रहा है तो आपने पढ़ना भी तो है ना भाई, पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो फिर जो गलत आ रहा है उसको ठीक करो, जो गलत आ रहा है उसको ठीक करो। क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रटोगे कैसे? तो आपको ऑथेंटिक बुक्स तो लेनी है, स्टैंडर्ड बुक्स तो लेनी है, बुक्स में जाकर के देखना ही है। लेकिन आप देखोगे ओनली 1% एरर, और डीप सीक वाली तो मुझे लगता है 0.5% ही है, बहुत कम एरर है। क्योंकि अब एरर का सवाल नहीं, उसने तो पूरा फाइन ट्यूनिंग कर लिया उसका, शानदार हो गया उसका, एकदम ही फाइन ट्यूनिंग है, ह्यूमन ही है वो। बल्कि ह्यूमन से, मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमन से कई ज्यादा है। मैं इन चीजों से इसलिए बात कर रहा हूं आपको कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं जो यहाँ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को जाकर के उसमें करिए। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जैसे पंचायती राज। तो पंचायती राज का डेटा जो है इंडियन डेटा है, क्योंकि पंचायती राज रशिया नहीं डालेगा, पंचायती राज चाइना नहीं डालेगा, पंचायती राज जापान में चर्चा नहीं होगी, पंचायती राज की बात होगी तो अमेरिका में नहीं होगी, यूरोप में नहीं होगी, अफ्रीका में नहीं होगी।
पंचायती राज की बात होगी तो इंडिया में होगी, और इंडिया में भी तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम लेक्चरर, सब लोग अपने अपने रीजन में पढ़ा रहे हैं। कोई आंध्र प्रदेश का पढ़ा रहा है, कोई, क्योंकि स्टेट का विषय है। तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, यूपीएससी पूछेगा तो नेशनल लेवल पे पूछेगा, तो वो एक्ट से संबंधित पूछेगा, 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात करेगा। तो इसका मैटर जरूर थोड़ा सा यूनिक हो सकता है, कंसाइज हो सकता है, और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जिसमें क्रॉस चेक ज़्यादा करना पड़े। लेकिन जब मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है, और या फिर पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स में कटोरा कहाँ आ जाता है? ओला कटोरा जो दिल्ली के यहाँ ज़्यादा ठंड बढ़ाता है और पॉल्यूटेंट रोक के रखता है, वो कटोरा नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न अमेरिका पे आ जाता है, कनाडा के ऊपर और यूएसए के ऊपर। नॉर्दर्न यूएसए और कनाडा उसके ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पर 2 महीने तक आइस जमा रहता है, सारी कारें और आधे मकान बर्फ में डूबे रहते हैं। पोलर वर्टेक्स आ गया, ठीक है, ध्रुवीय भंवर। तो जो स्थिति आर्कटिक रीजन में होनी चाहिए, जो ग्रीनलैंड में होनी चाहिए, जो स्थिति अलास्का में होनी चाहिए, वो स्थिति आकर के कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ वाले, नॉर्दर्न रीजन में, सदर्न वाले में नहीं। तो उसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि वो घूम फिर के हवा को ऐसा उसने बांध के रख दिया, और वो उस टेम्परेचर को जाने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता टेम्परेचर को। वही लो टेम्परेचर -40, -20, -10 बना के रखता। तो कारें आपकी फंसी हुई है, जमी हुई है। ठीक है, घरों में रहना मुश्किल नहीं है, घर ऐसे बने होते हैं, लेकिन तो ये जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं, इनको आप समझिए ना, उन पे जाकर समझिए कि आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, जाकर के उनको ऑर्डर दीजिए। आपका ज्योग्राफी कितना आसान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कितनी आसान हो गई। तो किन में ख्याल रखना? एंडेमिक घटनाओं में ख्याल रखना। जैसे चीता इंट्रोडक्शन की बात आती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछली बार डिस्कस किया था, तो वो ग्लोबल इवेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लेके तो आए नामीबिया से, तो ग्लोबल इवेंट जैसा तो हो ही गया, है ना, क्योंकि अफ्रीका का उसमें जिक्र आ गया। तो दुनिया भर में साइट्स क्या है, CITES साइट्स क्या है, जानवरों का व्यापार कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अब बढ़ेंगे, और उनके ऑथेंटिक आंसर आपको मेंस के हिसाब से यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप पकड़िएगा। फिर खास करके सोलर प्रोब, ऐसे प्रोब, मून के ऊपर जो रिसर्च है, सोलर, यानी इसरो की जब हम बात करेंगे तो सीधा सीधा हम नासा से जोड़ सकते हैं, रॉसकॉस्मोस से जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ सकते हैं, ISS से जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी सुनीता विलियम्स लौटने वाली हैं, उनकी खबर पूरे साल भर चली है, क्योंकि वो पहले लौटने वाली थी, किसी कारणवश वो नहीं लौट पाई। अभी भी रिस्की है, अब उनकी हेल्थ थोड़ी डिटेरियोरेट हो रही है, तो उनको लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उनकी जान दांव पे लगी हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन में भारत का रोल क्या है, दूसरे देशों का रोल क्या है, उसमें हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के क्या क्या रोल हैं, उनने क्या क्या रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये अब पर यही है कि अब आपका लेबर बच गया, लेकिन कंपटीशन जो का त्यों है, समझिएगा कंपटीशन क्यों है। मान लीजिए किसी को रनिंग करना है, लेकिन रनिंग करने के लिए 10 किलोमीटर तक के लिए बस अवेलेबल है, आगे 5 किलोमीटर तक ट्रेन जाएगी, आगे फिर एक कार मिलेगी, वो 10 किलोमीटर और ले जाएगी, तो 25 किलोमीटर बाद रनिंग ट्रैक आएगा। बात समझ में आई? तो जेट जीपीटी 10 किलोमीटर का, फिर कोई दूसरा 5 किलोमीटर का, फिर अगला कोई AI टूल। इन सब को यूज किए बिना यदि आपने यहीं से पैदल चलना शुरू किया, यहीं से साइकिल यूज किया, यहीं से बाइक यूज किया, तो आप रनिंग ट्रैक तक जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, तब तक रनिंग शुरू हो चुकी होगी उससे पहले, तो कंपटीशन में तो आप लेट हो गए। तो कंपटीशन में हमको ये सब चीजें यूज करनी है, इनसे परहेज नहीं करना है, लेकिन केवल इन्हीं में डूब जाना भी गलत है। इसलिए कंपटीशन बढ़ा है, घटा नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए, ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब है, ये क्रांति है। पूरी दुनिया बोल रही है कि भारत एक बहुत बड़ी जगह है, इसका प्लेग्राउंड है इस क्रांति का।
तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि इससे नौकरियां घटेंगी, ये घटेगा, वो घटेगा। देखिए, ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि ये जो क्रांति है, इस क्रांति की वजह से जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उसका स्पान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूज़ बहुत हो जाएंगे, एप्लीकेशंस बहुत हो जाएंगे। नौकरियां घटेंगी एक संदर्भ में, क्योंकि बिजनेस वाले के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि अब उसे टाइपिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे कम्युनिकेटर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे ट्रांसलेटर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी नौकरियां एक तरह से ख़त्म होगी, एक तरह से बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो आपको बहुत फायदा है, आपका बिजनेस बहुत तेज गति से चलने वाला है। ये वो क्रिटिकल समय है, ये वो पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे आकर के यदि किसी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को मजबूत कर लिया और अगर वो इसमें कूद गया और उसने इसके माध्यम से एसेट्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, तो बहुत लोगों से आगे हो जाएगा, दूसरे लोगों से आगे हो जाएगा। बाकी कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जॉब्स एलिमिनेट, बहुत सारे लोग फायर्ड होंगे, बहुत लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं होगी, कुछ भी जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो फर्टाइल माइंड है, जो खुद स्टार्टअप में विश्वास रखते हैं, इनोवेशन में विश्वास रखते हैं, जिनका आइडिया जनरेशन खुद का है, उन लोगों के लिए चांदी है। वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन है मेंस का, तो इसलिए इस चीज को पकड़िए कि क्या इससे नौकरियां खत्म होंगी। हाँ, एक सेंस में नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप करेंगे और अगर आप ब्रिलियंट हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी को बनाना जानते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरों से इतने आगे निकल जाएंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। डिजिटल डिवाइड से बड़ा डिवाइड होगा एआई डिवाइड। एआई डिवाइड, एआई यूजर्स और डू नॉट यूजर्स, जो डू नॉट यूज नहीं करते और एक यूज करते हैं, एक बहुत बड़ा डिवाइड, एआई डिवाइड। वो डिजिटल डिवाइड का बाप है। डिजिटल डिवाइड ने उतना भेदभाव नहीं किया था जितना एआई डिवाइड करने वाला है। आम जनता को भी फायदा होगा, यूजर्स को भी होगा, जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूं चैट जीपीटी यूजर्स, उनको भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो लोग उठा लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, आइडिया जनरेशन में और भी कुछ बिजनेस में, और अगर उनने चीजों को कैपिटलाइज कर लिया, अगर एसेट क्रिएशन कर लिया, तो वो तो इतना आगे निकल जाएंगे कि उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नए जायंट्स तैयार होने वाले हैं इंडिया में, नए बिग टेक आने वाले हैं दुनिया में, बिल्कुल ही नए टाइप के। और ये ट्रांजिशन पॉइंट है। अब आप सिविल सर्विसेज में इससे अगर परहेज करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 2-3 साल की जो तैयारी है आपकी 6 महीने में, 1 साल में कवर हो रही है। नोट्स बनाने का टंटा खत्म हो गया है, कलेक्शन का और इनका, और बहुत सारे नोट्स को देखना, और उसको आपने देखा पीडीएफ सिस्टम आया था, उसमें सर्च मारने का है, अगर आपको ह्यूमैनिटी सर्च चाहिए, ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन बीइंग लिखिए, एकदम से वही पेज खुलेगा पीडीएफ का जिस पर ह्यूमन बीइंग लिखा। 4 जगह लिखा है तो 4 लिख देगा वो, कि इस पूरे जो 200 पेज का पीडीएफ है इसमें 4 जगह पर ह्यूमन लिखा है, बताओ कौन सा वाला चाहिए। 4 पे जंप करा देगा वो आपको एकदम से। तो ये क्रांति थी ना, नहीं तो 200 पेज पढ़कर ह्यूमन ढूंढना कितना बड़ा टास्क था। ऐसे ही वर्ड की फाइल में भी था। ये उससे भी बड़ी क्रांति है, ये उससे भी बड़ी क्रांति है, जहां आप ये बोल सकते हो कि जो 4 पेज जहां ह्यूमन लिखा है, इनके जो 4 पैराग्राफ हैं वो मुझे एक साथ चाहिए। उन 4 पैराग्राफ को उठा करके वहां पेस्ट कर देगा। कुछ बात समझ में आई ना? तो ये तो और बड़ी क्रांति हो गई।
क्योंकि वहां मटेरियल थोड़ी उठा पा रहे थे, आप केवल लोकेशन ढूंढ पा रहे थे। अब बताइए नोट्स बनाना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डीप सीक अभी खूब चर्चा में था पिछले, और अगर पेपर नहीं बने थे और अभी भी हाल ही में पेपर बने तो डीप सीक का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है वो क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आईटी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज को अपना बढ़ाइए। व्हाट इज एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, एसएलएम क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या है, वर्चुअल लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग का मतलब और डीप, अभी वो जो आप कभी डीप सीक पे जाएंगे तो वो नाम ही उसका डीप सीक है। सीक मतलब खोजना और डीप में जाके खोजना। लेकिन डीप सीक वाला एक ऑप्शन देता है नीचे, एक तो आपको सर्च करने को देता है वो, और दूसरा बोलता है डीप थिंक। जब आप डीप थिंक वाला लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से वो आंसर निकाल के लाता है। मान लीजिए किसी चीज़ के फेल्योर के कॉजेज पूछ रहे हो, आपकी कॉजेज ऑफ फेल्योर, तो 3 कॉजेज पकड़ा रहा है आपको। लेकिन जब आप डीप थिंक में जाते हो तो एक एक कॉज को वो एक एक 2-2 पैराग्राफ में दे रहा है, वो डीप थिंकिंग करके दे रहा है। कुछ बात समझ में आ रही ना, तो कितना आसान हो गया। मैं मानता हूं कि टीचिंग का सब मामला खत्म हो गया। हमारी तरह की टीचिंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, मैं तो गाइड ही करता हूँ। मैं तो शुरू से ऐसा ही गाइड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आपके पास डीप सीक है और ऑलरेडी चैट जीपीटी है, आप बियर कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास है, आपके मोबाइल फ़ोन में आपके पास बहुत फास्ट। ये मैं 30 साल से ऐसा ही पढ़ाता हूँ, पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था, जबकि वो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा काम का है, वैसा पढ़ाना अब ज़्यादा काम का है। अभी बहुत लोग सोचते होंगे कि हम इंटरडिसिप्लिनरी करें, लेकिन मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ, मैं 30 साल से इसी स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से, अगर हम बहुत सारे डिसिप्लिन में बात करेंगे तो बहुत शानदार आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, अगर मुझे पता है हिस्ट्री की वजह से कि पारसी लोग भारत में कब आए थे, और अगर मैंने कोई ऐसी किताब पढ़ी हुई जिसमें पर्शिया से पारसियों के आने की बात आई है, पर्शिया से ईरान, और पारसी लोग वहां से आए इसलिए वो पर्शियन थे तो पारसी हुए, और जो भी ईरानी थे, या यूं कहें कि वो पारसी धर्म जो था वो जरस्त्रोत को मानने वाला और अग्नि मंदिर को मानने वाला। दूसरा, मैंने थियोलॉजी में भी पढ़ रखा है या एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ रखा है कि पारसी लोग किस प्रकार से अपने धर्म को मानते हैं। तीसरा, मैंने ज्योग्राफी में डेमोग्राफी में पढ़ रखा है, और इधर मैंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स और ये सब पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि पारसी भारत में कुछ परसेंटेज है, 0.1 इतने परसेंट और कम है, 0.05 या इस टाइप के कुछ परसेंटेज है, 0.4%, बहुत छोटी पॉपुलेशन है। ऐसी पॉपुलेशन को मैं चूंकि जेनेटिक्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो पॉपुलेशन होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है, क्योंकि मैं वहां जेनेटिक्स में पढ़ता हूं। और मैं जैसे नेटिव मेरा नीमच है, तो नीमच एक छावनी थी, कैंट था, और वहां पर अंग्रेज लोग पारसियों को लेके आए थे, ये बात मुझे पता है। और अभी चूंकि रतन टाटा का देहांत हुआ है, वो पारसी थे, तो उनका वो फ्यूनरल वैसा नहीं हुआ जैसा पारसियों का होता है। ये चीज मैंने अगर बहुत ज्यादा पढ़ी है। और अगर मैं पारसी लोगों के व्यापार के ऊपर कोई थीसिस पढ़ चुका हूं या रिसर्च पेपर पढ़ चुका हूं, या मैंने कोई पारसी मैरिज अटेंड की है, जैसे मैंने की थी, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो IRS बनी थी, तो वो पारसी थी, मैंने उसकी मैरिज अटेंड की थी, तो उसके रिचुअल्स मुझे पता थे। मैंने पारसियों का मोहल्ला देखा है जिसको पारसी अग्यारी कहते हैं, मोहल्ले को अग्यारी कहा जाता है, वो हमारे यहाँ है। अगर मैं पारसियों के बारे में 15 चीजें जानता हूं और अब मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं, मेरे लिए चैट जीपीटी वरदान है। और अगर आप केवल ये पूछते हैं पारसी क्या होते हैं, पारसी क्या करते हैं, पारसियों का धर्म क्या है, ऐसे सिंगल क्वेश्चन करते हैं, अब मैं उससे क्वेश्चन दूसरे टाइप से करता हूं।
पारसियों का फ्यूनरल जहाँ होता है उसका नाम उसको मैं लिख के बताता हूँ। पारसी जहाँ पूजा करते हैं उसका नाम फायर टेम्पल में लिख के बताता हूँ। पारसियों के मैरिज के रिचुअल्स के मैं चीज़ें उसको बताता हूँ। प्रमुख पारसी महान पुरुषों के बारे में मैं उससे बात करता हूँ। जमशेदजी टाटा से लेके तमाम, होमी जहांगीर भाभा और ये सब पारसी थे। फिर मैं पारसी खान पान से उसके बारे में उसी क्वेश्चन में चर्चा करता हूँ। सेम क्वेश्चन में मैं 15-20 चीज़ें पारसियों के बारे में इनपुट के तौर पे डालता हूँ। मेरा जो आंसर होगा वो इतना यूनिक और इतना शानदार आंसर होगा, कोई टीचर नहीं दे सकता वैसा आंसर, गारंटी। अब आपको समझ में आ रहा है वो कितना बड़ा जादू है। तो अब मल्टी डिसिप्लिनरी आदमी की तो चांदी हो गई। मल्टी डिसिप्लिनरी आदमी तो बहुत अच्छे से आंसर निकाल पाएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि आप इस वाली चीज को करिए। ये मैंने एग्जांपल देके बताया आपको। ऐसा आप ज्योग्राफी में कर सकते हो, आप हीट बजट के ऊपर कर सकते हो, आप ऐसे सनलाइट के ऊपर कर सकते हो, ऐसा आप फोटोसिंथेसिस पे कर सकते हो, ऐसा आप विकिरण पे कर सकते हो, ऐसा आप ग्लोबल वार्मिंग पे कर सकते हो। यही चीज फिर क्लाइमेट चेंज में बदल जाएगी। तो मैं यहीं पे आपको 16 तरह की चीजें जोड़ो। वही फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाएगा, वही स्मॉग हो गया, वही फॉग हो गया, वही चीज अर्बन हीट आइलैंड हो गया, और पता नहीं कितने तरह के इफेक्ट और ये और वो करके। और मैं तो उसको इतना जटिल, मेरा प्रश्न जटिल होगा, आंसर सिंपल होगा, और मेरी सारी गुत्थियां निकाल के रख देगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ मटेरियल है। उसको एक डायरेक्शन चाहिए। कुछ बात समझ में आई? ये वाला जो गाइडेंस है मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई नहीं दे पाएगा। उसका कारण है कि एक उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, वो साइलोज में रहा है। उसने ऐसे चश्मे लगा रखे हैं, अपने दोनों तरफ भी उसने बंद कर रखा है। वो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। कई लोग मेरी आलोचना इसी बात पे करते थे कि सारे सब्जेक्ट यही पढ़ा लेते हैं। आज उसकी जरूरत आ गई है। माहौल ऐसा हो गया है कि वो जो नहीं पढ़ा पाएगा सारे सब्जेक्ट, वो रोएगा, वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अब इनपुट बेस्ड है। इनपुट लाओगे कहां से? इतना सारा इनपुट तभी होगा। एक आदमी के पास अगर सब कुछ नहीं होगा तो करेगा क्या वहां? एक आदमी हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जानता है, जो इंजीनियर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं जानता। हिंदी साहित्य वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीजों को नहीं जानता। वो डायोड एनोड उसके समझ में नहीं आते, मुझे आते हैं। मुझे सिलिकॉन चिप आती है समझ में, मुझे मूर्स लॉ पता है, 50 चीजें पता है, सैकड़ों चीजें। मेरे लेक्चर देखो कितना डाइवर्स है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये बनना होगा। और अच्छा, एक स्टूडेंट को तो एग्जाम सारे सब्जेक्ट के देनी है, उसको थोड़ी एक सब्जेक्ट पढ़ाना है वहां जाके। उसको तो हरफन मोला एग्जाम चाहिए ना, एग्जाम्पल चाहिए ना, उसको तो एग्जाम देनी है, ऐसे लिखना है। सुबह ये पेपर देना है, दोपहर में इसका देना है, फिर सुबह इसका देना है, फिर दोपहर में इसका देना है। और आदमी कौन है? वो सिंगल है। तो जो आदमी एक सिंगल विंडो खोल के बैठा है, या ऐसे, वही तो दे पाएगा ना सारी चीजें। जो अलग अलग विंडोज के साथ है तो वो कैसे देगा? उसने तो कभी सिखाया नहीं स्टूडेंट को कि देते कैसे, देगा कैसे? उसको कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा उसको कुछ आता नहीं है उसके टीचर को, क्योंकि वो हिंदी साहित्य पढ़ाता है। उसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोलो, हवा निकल जाएगी उसकी। बताओ उसको, बताओ टॉप कंज्यूमर्स के नाम अलग अलग इकोसिस्टम में। उसको बताओ टेम्परेट बायोम में क्या होता है। उसको बताओ अगर इतनी ह्यूमिडिटी 80% ह्यूमिडिटी है, इतना टेम्परेचर है, इतना है, तो कौन सा बायोम हुआ? बता। वो ज्योग्राफी वाला बता पाएगा, हिंदी वाला नहीं बता पाएगा। आप हमको फ्लोरा पूछिए, फोना पूछिए, केमिकल पूछिए, ह्यूमिडिटी पूछिए, ज्योग्राफी पूछिए, हिस्ट्री पूछिए, पॉलिटी पूछिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूछिए, साइंस टेक्नोलॉजी पूछिए, नैनो पूछिए, ये कोई सी भी चीजें पूछिए, हमने सब चीज पढ़ा रखी है। आप हमारे लेक्चर्स देखिए पुराने, इतने डाइवर्स हैं। शायद ही कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर लेक्चर नहीं है, शायद ही कोई महापुरुष हो जिसका हमने जिक्र नहीं किया हो, शायद ही कोई सिद्धांत हो, वो सिद्धांत हमने यहां डिस्कस न किया हो। अब बताइए, अब आपके पास महासमुद्र है सूचनाओं का, ज्ञान का भंडार आके पड़ा हुआ है। अब आपको वहां से खोज के और रत्न और मोती और वो निकालने, 14 रत्न निकालने, तो निकाल लीजिए मंथन करके। तो ये समुद्र मंथन है। एआई के जो टूल्स हैं
ये समुद्र मंथन है, इससे रत्न निकलते हैं। लेकिन समुद्र मंथन के लिए जो पर्वतमाला लगी थी ना, वो ज्ञान का पर्वत, वो आपके पास होना चाहिए। और वो ज्ञान का पर्वत है मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। और वो हम अचीव करके बैठे हुए हैं, और 30 साल का हमारा प्रैक्टिस है। इसलिए मुझे लगता है कि हम जितनी आसानी से आप लोगों को तैयार कर सकते हैं, जितनी आसानी से आपको भविष्य बता सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि, और ये हर परीक्षार्थी को तो ऐसा होना ही पड़ता है। टीचर चाहे कोई किसी एक सब्जेक्ट का हो जाए, लेकिन जो एग्जाम दे रहा है उसको तो वैसा ही होना पड़ेगा ना। तो जैसे हम हैं वैसा आपको होना पड़ेगा, और हम हैं वैसा हम आपको बना भी सकते हैं, क्योंकि हम वैसा हैं। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमारे पुराने लेक्चर्स अब सारे के सारे रिलेवेंट होने वाले हैं। अब जाग जाएंगे वो जो शक्तिपीठ की ये जो क्लास है हमारी, यहाँ खड़े होकर के हमने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, वो लेक्चर्स उस समय में मोनोटोनस हो सकते हैं। उस समय में ऐसा लग सकता है कि ये क्या बता रहे हैं, इसमें कौन सी बातें हो रही है। लेकिन आज की तारीख में वो रिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि उन लेक्चर्स में जो होमवर्क है उसको सीधा सीधा आप क्वेश्चन के फॉर्म में डालिए। आपको सारा महासागर जो हमने 30 साल की जर्नी में सीखा है, इतने पूरे समय में जो महासागर में जो समुद्र मंथन किया और जो रत्न निकाले और जो हमने यूज़ किए हैं उन रत्नों को लाइफ में, वो अब आप भी यूज़ कर सकेंगे। उसके लिए आपको 30 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, केवल आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, और वो क्वेश्चन हमने उसमें बोल रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हम कोशिश करेंगे, जहाँ साउंड खराब है, अभी हमारे पास टूल आ गया AI टूल, तो हमने उससे आवाज़ ठीक करना सीख लिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे पुराने लेक्चर्स जब हम नए फॉर्म में डाल रहे हैं, तो उसमें वो आवाज़, बैकग्राउंड साउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो नए लेक्चर्स हम नए तरीके से डाल रहे हैं, उनको आप ये सोच के अवॉइड ना करें कि हमने पहले देख रखा है। नए तरीके के नए कलेवर में हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो बातें वही है, लेकिन होमवर्क जो है वो नए टूल्स के साथ है। तो इन टूल्स के साथ में उस होमवर्क को करिए और फिर चमत्कार देखिए। जो डायमेंशन हम आपको सोचना सिखा रहे हैं, वो 25 सालों का जो उस समय का, जैसे 5 साल पहले कि हमने किया तो 25 सालों का एक्सपीरियंस था, 10 साल पहले हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस था। तो जो 20 सालों का एक्सपीरियंस के बाद जो हमने अगर कोई क्वेश्चन आपको 2014 में बताया, 2017 से शायद शूटिंग है, तो 2017 से आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो हमारे 20-25 सालों के एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। तो उसमें वो 25 सालों का स्पेक्ट्रम आपके सामने, कलर का, इतना कलर का स्पेक्ट्रम आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा। 7 कलर्स आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगे। सब तरंगी है वो दुनिया। तो एक बार पकड़ के रखिए, लैंग्वेज सुधारिए, अपने लैंग्वेज पे कमांड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण वहाँ से लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, उनको करंट अफेयर्स से रिलेवेंट करिए, डेफिनेशंस उसमें जो बताई गई हैं उसको क्रॉस चेक कीजिए, एक एक पैराग्राफ उससे कहिए कि बना बना के दे, एक एक टेबल बना बना के दे, रिजेम्बलेंस बनाइए उसके साथ में, सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटीज़, एफिनिटीज़, नॉन एफिनिटीज़ सब जोड़िए, उनके अंतर संबंध स्थापित कीजिए, इंटरेक्शन से स्थापित कीजिए। राष्ट्रीय स्तर की चीज़ है तो अंतर्राष्ट्रीय से जोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय तो लोकल से जोड़िए, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आंसर बहुत मजबूत होंगे। और MPPSC के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। कल आप पेपर दीजिए, और टिप्स जो है मैंने लास्ट लेक्चर में, शायद कल वाले में, आज वाले में शाम को अभी जो डला होगा 6 बजे, उसमें टिप्स दिए हुए हैं, उन टिप्स को फॉलो कीजिए। मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहता, उसमें बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम देव